हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नॉलेज निधि प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आपको पता है, कल भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे। हमने कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ भी लिया था। तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की। जैसा कि पता है, हम कल इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हमने थोड़ा याद रहे इसीलिए हमने इसे फिर से यहाँ पे लिख लिया है। तो आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसके बारे में जितना समझना था वो हम पढ़ चुके हैं। फिर बात की थी हमने अप्राकृतिक स्रोतों की। इसमें हमने क्या जाना? घनत्व, पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है, औसत घनत्व कितना है, और पृथ्वी के क्रस्ट का, भूपर्वटी का कितना घनत्व है, ये भी हमने जाना था। तो अब बात करते हैं हम दाब की। ठीक है, दाब या दबाव। तो दाब या दबाव की बात करें, दबाव भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, ठीक है, जैसे 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 पृथ्वी की गहराई में जाएंगे हम, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाएं, गहराई में जाएं तो क्या होगा? जाएं तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ेगा। अच्छा, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे दाब बढ़ेगा, ये बात हमने मानी। लेकिन कहाँ कितना दाब बढ़ेगा, अब ये भी समझते हैं। तो बात करें कि जो पृथ्वी की गहराई की बात हो रही है, गहराई में क्या करेंगे? जब अलग अलग जगह पर अलग अलग दाब मिलता है, ठीक है, दाब तो बढ़ता है लेकिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर जगह पर अलग अलग दाब पाया जाता है, दाब मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। चलो ये बात मानी। फिर क्या है, दाब किस जगह पर कैसे कैसे बढ़ेगा? तो अलग अलग जगहों पर और अलग अलग तरीके का दाब मिलेगा, अलग अलग दाब मिलता है। तो जब अलग अलग दाब मिल रहा है, तो इसी दाब के कारण हमने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी का अलग अलग दाब मिल रहा है, हो सकता है पृथ्वी के अंदर कुछ परतें हों, अलग अलग परतें हों। तो कुल मिला के कह सकते हैं, पृथ्वी के दबाव के आधार पर परतों का अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर कुछ परतें हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। दाब की वजह से हम परतों की जानकारी कर पाए या परतों का अनुमान लगा पाए। अब बात करें हम तापमान की, क्योंकि हम अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में जान रहे हैं ना, तो घनत्व तो समझ लिया हमने, अब दाब के बारे में भी जान लिया। बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। ठीक है, तो तापमान की बात करें तो ये भी क्या करता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो क्या है, दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है। ठीक है, गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है। और दूसरी बात क्या है, प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने में, जैसे कि प्रत्येक 32 किमी, यहां लिखते हैं 32 किमी की गहराई, प्रत्येक 32 किमी की गहराई में हम जाएंगे पृथ्वी के अंदर, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, ताप बढ़ेगा, प्लस होगा यानी कि बढ़ेगा। तो ये तापमान से बात हुई। और जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर और जाएंगे गहराई में, तो क्या होता है, फिर तापमान की दर गिरने लगती है, यानी कि तापमान बढ़ने की दर गिरने लगती है। ठीक है, अधिक गहराई में जाने पर, अधिक गहराई में जाने पर क्या होता है, तापमान गिरने लगता है, तापमान गिरने लगता है।
क्या है, दाब के बारे में जाना, दाब के आधार पर हमने परतों का अनुमान लगाया। और तापमान, तापमान के बारे में क्या जाना कि जो तापमान है, सॉरी ये दाब नहीं ताप है, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ताप बढ़ता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर, जैसे एक बार 32 किलोमीटर गहराई तक नीचे गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, फिर गए फिर बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही चलते जाते हैं तो और अधिक गहराई में जब जाते हैं पृथ्वी के अंदर तो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान गिरने लगता है, उसके तापमान बढ़ने की जो दर है वो घटने लगती है, कम होने लगती है, गिरने लगती है। ये बात समझ में आई, ठीक है। घनत्व के बारे में जाना हमने, दाब जाना, तापमान जाना। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक स्रोतों की, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना में अब जो हमारे प्राकृतिक स्रोतों का जो रोल है वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। बात करें हम ज्वालामुखी की, तो जैसा कि हम ज्वालामुखी यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, ज्वालामुखी के बारे में बस हम इतना जान रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसमें ज्वालामुखी क्या भूमिका निभाता है, या हम ज्वालामुखी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी, ये बात करते हैं अब ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, पृथ्वी के भूगर्भ से जब पृथ्वी का ज्वालामुखी, पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी फटते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ से अंदर से, पृथ्वी के अंदर से यानी कि भूगर्भ से क्या निकलता है, तप्त गर्म मैग्मा निकलता है, पिघला हुआ, ठीक है। कैसा कैसा निकलता है, तरल अवस्था में निकलता है। तो पृथ्वी ज्वालामुखी जब कैसे फटता है, भूगर्भ से क्या निकलता है, भूगर्भ से तप्त मैग्मा, तप्त मैग्मा निकलता है, तप्त मैग्मा निकलता है। और क्या निकलता है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, और क्या निकलता है, जल वाष्प निकलती है, तरल, तरल उसमें तरल रूप में ये मैग्मा तरलित होता है, ठीक है। तो तप्त मैग्मा तरल रूप में पृथ्वी के धरातल पर आता है, धरातल पर आता है, ठीक है। मैग्मा भूगर्भ से ही मतलब गर्म मैग्मा बाहर निकल आया तो ये बाहर आके ये जमता है, लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मैग्मा है या जो पृथ्वी के धरातल पर आकर ठंडा हो रहा है या कंकड़ पत्थर निकल रहे, तो इससे हमें क्या अनुमान होता है, पृथ्वी की अंदर की जो संरचना है इससे क्या हेल्प मिलती है। तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि जो तप्त मैग्मा तरल रूप में आ रहा है, कंकड़ पत्थर लेके आ रहा है ये पृथ्वी के धरातल पर, तो यह बताता है कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी परत है जो कैसी है, परत कैसी है, अर्ध अर्ध तरल अवस्था में, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो तब तो मैग्मा तरल रूप में पृथ्वी के धरातल पर आता है, उसमें कंकड़ पत्थर भी आते हैं, जल वाष्प भी निकलती है और बहुत सारा कचरा भी निकलता है। तो इससे हमें अनुमान होता है कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी परत है जो अर्ध तरल अवस्था में है, ठीक है। तो ये हमने ज्वालामुखी के माध्यम से जाना। अब बात करते हैं हम भूकंपीय तरंगों की। हम भूकंप नहीं पढ़ रहे हैं, हम भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात कर ले हम भूकंपीय तरंगों की। जैसे कि आपको पता है जब पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो क्या होता है, उसमें 3 तरह की तरंगे निकलती हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं, 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। तो ये प्राइमरी जो तरंगे हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। ये क्या होती हैं, ये प्राथमिक तरंगे
जो ठोस अवस्था है इसमें कैसी चलती हैं, ठोस में सबसे तेज चलती हैं, ठोस में सबसे तेज, ठीक है, सबसे तेज। और तरल अवस्था में, तरल में कैसी हो जाती हैं ये, तरल अवस्था में प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगों की बात हो रही है, तरल में ये मंद गति में चलती हैं, ठीक है, मंद गति से। प्राथमिक तरंगे ठोस अवस्था में सबसे तेज गति से चलती हैं और तरल अवस्था में ये मंद गति से चलती हैं। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं ये हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे अधिक जानकारी देती हैं या सटीक जानकारी देती हैं, ठीक है। तो हमें सटीक अनुमान किससे लगा सकते हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। जब भूकंप आता है तो भूकंप से 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, यानी 3 तरह की तरंगे निकलती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। तो इन्हें हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक तरंगे तो ये क्या है, ठोस में ये सबसे तेज चलती हैं, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली जो तरंगे हैं वो कौन सी है, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। और ये तरल में कैसी हो जाती हैं, ये तरल में मंद पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी की, द्वितीयक तरंगों की, ठीक है। द्वितीयक तरंगे, तो जो द्वितीयक तरंगे हैं ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा क्या करती हैं, द्वितीयक तरंगे, इनकी क्या भूमिका रहती है, ये प्राइमरी तरंगों की अपेक्षा ये भी ठोस में, ये ऐसे लिखते हैं, प्राथमिक की अपेक्षा कम गति से चलती हैं, ठीक है, कम गति से चलती हैं, किसमें, ठोस में। और क्या करती हैं, तरल में तो ये विलुप्त हो जाती हैं, तरल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमारी द्वितीयक तरंगें क्या करती हैं, प्राइमरी वेव्स की अपेक्षा थोड़ी कम गति से चलती हैं और तरल अवस्था में ये विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे तेज प्राइमरी तरंगे, इससे कम तेज सेकेंडरी वेव्स। अब बात करें हम लॉन्ग वेव्स की, यानी कि दीर्घकालिक तरंगों की। ये भूकंपीय तरंगे हैं हमारी, ठीक है। इन्हीं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी ठोस है, अंदर से लिक्विड है, मतलब तरल है, तो उसी के बेस पर ये तरंगे अपने अपने मार्ग बदलती हैं या अपने मार्गों का प्रदर्शन करती हैं। तो कह सकते हैं हम लॉन्ग के बारे में जानने, तो इन्हें बोलते हैं दीर्घ तरंगे, दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव्स। ये क्या करती हैं, ये धरातल पर या पृथ्वी के जो धरातल है यानी कि क्रस्ट है, इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। धरातलीय तरंगे क्यों कहते हैं इन्हें धरातलीय तरंगे, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये केवल धरातल में ही चलती हैं, तरल में तो ये पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है, धरातल में चलती हैं। तो ये हमारी भूकंपीय तरंगे हुई, प्राथमिक हो गई, सेकेंडरी हो गई और लॉन्ग वेव्स यानी कि दीर्घ तरंगे, दीर्घकालिक तरंगे भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, ये केवल धरातल में चलती हैं, ठीक है, और तरल में तो ये पहुंच ही नहीं पाती। और जो हमारी जो भूकंपीय तरंगे हैं, इनको अगर
इनका जब अध्ययन किया जाता है या इन्हें मापा जाता है तो वो किस यंत्र में मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को सीस्मोग्राफ यंत्र में मापा जाता है। ठीक है, इन किरणों की गति तरंगों की गति का इनका ये गति वो तरंगे ये तरंगे ही तो है, इनकी गति का जो हम अध्ययन करते हैं कि ये कितनी तेज चल रही हैं, तो वो किसमें करते हैं? सीस्मोग्राफ यंत्र में करते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को सीस्मोग्राफ यंत्र में मापा जाता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। कल ये हमने जान लिया था, अब प्राकृतिक स्रोत आज हम पढ़ रहे थे, यानी कल घनत्व के बारे में जान लिया था। आज हमने दाब को जाना। दाब की वजह से हम पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में अनुमान लगाते हैं। और तापमान क्या है? जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता है, और अधिक गहराई में जाएं तो तापमान की जो दर है, बढ़ने की दर है, वो गिरने लगती है। प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। ये हमने इसके बारे में जाना। प्राकृतिक स्रोत के बारे में जाना। जो ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी से जो तप्त मैग्मा तरल रूप में पृथ्वी के धरातल पर आता है और अपने साथ में कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह लेके आता है, तो उसमें क्या होता है, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर परतें हैं। ये तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसके अंदर पृथ्वी के अंदर परतें हैं, लेकिन जो तरल है उसके बारे में हमने अनुमान लगाया ज्वालामुखी के कारण कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी परत है जो अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, उसमें कुछ लिक्विड भी आ रहा है और उसमें ठोस चीजें भी आ रही हैं, जैसे कंकड़ पत्थर। और भूकंपीय तरंगों के बारे में जाना। जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, वो जो संरचना को जब हम जानते हैं तो भूकंपीय तरंगें सबसे सटीक जानकारी देती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो भूकंप की कितनी तरंगें होती हैं? भूकंप की 3 तरह की, भूकंप से 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। प्राथमिक तरंगें, सेकेंडरी और लॉन्ग, यानी कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्ग वेव्स। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ यंत्र है ये। और अब बात करते हैं हम पृथ्वी की जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये पी है, बना रहने देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या बनाई है? पृथ्वी बनाई है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कोर या क्रोड लिख देते हैं। आप इसे क्रोड बोलो या कोर बोलो, एक ही बात है। क्रोड हो गया ये। और ये मान ली मेंटल, थोड़ा क्रोड बड़ा बना देते हैं। क्रोड, ये क्या हुई हमारी? मेंटल। और एक परत और बना दी हमने इसके ऊपर। ये क्या हो गई हमारी? भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। हम इसे क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भूपर्पटी। ठीक है, इसे हम क्रस्ट भी कह सकते हैं। क्रस्ट, ये वाला शब्द क्रस्ट। तो जो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर क्या है? हमने इस परत को ऐसे काट दिया है। ठीक है, तो हमने ऐसे ये परत ऐसे उठाई है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये उठाया है। ठीक है, तो इसे मतलब पूरा बना दिया। अगर हम यहीं पर समझने की कोशिश करते तो थोड़ा ठीक से नहीं समझ पाते, इसीलिए हमने इसे एक इसका टुकड़ा सा उठा लिया है। तो ये परत कौन सी है? ये परत है आपकी क्रस्ट। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम भूपर्पटी भी कह सकते हैं, भूपर्पटी। ठीक है,
तो इसे क्रस्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम स्याल है। स्याल, आपने सुना होगा स्याल, सीमा, निफी, क्या है, ठीक है। तो ये स्याल है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर ये बनी होती है भूपर्पटी, या कह सकते हैं कि सिलिकॉन की और एल्यूमिनियम की प्रधानता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? क्रस्ट में पाई जाती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है श्याल, ठीक है। इसे स्याल भी कहते हैं। भूपर्पटी का दूसरा नाम क्या है? श्याल। बात करें मेंटल की, तो देखिए स्याल क्रस्ट है, ठीक है। भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है? स्याल। स्याल क्यों? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ये बनी हुई है, इसीलिए इसे स्याल बोलते हैं। और इसकी जो गहराई है, गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर की गहराई तक हमारी भूपर्पटी का विस्तार है। अब बात करें मेंटल की, तो मेंटल किससे बनी है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिलने से ये जब बनी है, तो इसका दूसरा नाम क्या रख दिया? शिमा। इसे हम सिमा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं शिमा, ठीक है। ये सिमा हो गई। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 29 किलोमीटर, ठीक है। 29 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, किसकी? मेंटल की। अब बात करते हैं हम क्रोड की या कोर की। तो कोर को क्या कहते हैं? कोर को कहते हैं निफे। इसमें क्या है? निकिल और फेरिक, यानी कि आयरन की, लोहे की और निकिल की प्रधानता होती है क्रोड में, ठीक है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं निफे। ये रासायनिक तत्वों से ये जो मिलकर बनी है, जैसे जैसे कि निकिल है और फेरिक है, इसे मिला दिया तो इसे नाम दे दिया निफे। क्रोड का दूसरा नाम निफे, आपको ये याद रखना है। इसकी गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर। इसकी किसकी? क्रोड की। क्रोड की गहराई 6371 किलोमीटर है, यानी कि 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी आंतरिक संरचना है, किसकी? पृथ्वी की। ये हमारी पृथ्वी तो है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे हमने इसे जाना, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। ये ऊपर वाली परत क्या है? ऊपर वाली परत है आपकी क्रस्ट या भूपर्पटी। इसका दूसरा नाम क्या है? श्याल। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। इसकी गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर तक भूपर्पटी का विस्तार है। मेंटल की बात करें, मेंटल का जो विस्तार है वो है 29 किलोमीटर की गहराई तक। इसका दूसरा नाम है सिमा, जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिलने से बनी है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी परत की, जो क्रोड है। क्रोड की गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर, ठीक है। 6371 किलोमीटर, जो किससे बनी है? निकिल और फेरिस से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं निफे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसे आगे बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में चलेंगे। तो धन्यवाद।